आप सभी लोगों को पता होगा 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स 2025 जो है लागू होने वाला है, जो सबसे बड़ी अपडेट है। और बहुत तरह के नए जो सेक्शंस थे वो फॉर्म आ चुके हैं और बहुत सारा बदलाव हुआ है नए लिमिट के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोग अनजाने में गलती करते हो, बहुत तरह की ट्रांजैक्शन कर देते हो। समझ पा रहे हो? आप लोग जो है बैंक के अंदर तो लेन देन करते ही करते हो, इसके अलावे आप लोग क्या करते हो, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन कर देते हो जहां पर पेन नंबर दिया जाता है और आप लोग पेन नंबर दे भी देते हो। समझ पा रहे हो? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, अगर आपने मान लीजिए पेन नंबर दे दिया तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सूचना चला जाता है। समझ पा रहे हो? पहुंच जाता है, बैंक वाले जो है पहुंचा देते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से जो बैंक में जो है आपको 2026 में जो ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है जो कि उस पर आपको लिमिट क्रॉस नहीं करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं भाई, बाद में हमको फ़ोन करता है कि मेरा देखिए अकाउंट होल्ड हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। समझ पा रहे हो? तो भाई देखो ये क्यों होता है, इसके 2 वजह होती है। इस वीडियो में वो सारी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं बाद में जब अकाउंट होल्ड होता है, काश वीडियो पहले देखे होते। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और गलती से सावधानी अगर करोगे भाई, मान लिया गलती हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, सावधानी कैसे बरतना है। समझ पा रहे हो? और देखिए कितने बैंक अकाउंट आप रख पाओगे, कितने कैश डिपॉजिट कर पाओगे, कितने कैश विड्रॉल कर पाओगे और यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सारे ट्रांजैक्शन को आप कितने करोगे। और समझ रहे हो बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसकी लिमिट अब हमको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या साथ ही साथ मैक्सिमम कितना पैसा अपने अकाउंट में आप रख पाओगे, ये भी सवाल उठता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम 10 लाख रख सकते हैं, हम 12 लाख रख सकते हैं, 15 लाख रख सकते हैं। बहुत सारे से लोग हैं जिसको डाउट है कि अपने अकाउंट पर कितना पैसा रख सकते हैं। तो बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए और देखिए नोटिस कब तक आ पाएगा, ये भी सवाल होता है कब तक आ सकता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे, आपको नोटिस नहीं आए और अपने आप को कैसे आप बचा सकते हो वो भी सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है आपका 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो जाएगा और नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा। समझ रहे हो? तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जो नया जो आएगा उसमें क्या क्या होने वाला है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। देखो हमारा वीडियो थोड़ा लेट होता है लेकिन जानकारी पूरा इकट्ठा करके लाते हैं। देखिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और ये नया होगा और सारे सेक्शन फॉर्म इसमें बदल दिया गया है, नए तरीके से है भाई। और क्या इसमें जो बदल गया है और आपको समझना पड़ेगा और देखिए आपको देखना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है। मतलब कि फाइनेंशियल क्या होता है कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के आपकी बार जो फाइनेंशियल आपका होगा 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 का होगा फाइनेंशियल ईयर, यानी 26-27 होगा। समझ पा रहे हो? अब क्या होगा इसमें जो है टैक्स ईयर आपको अगर बात की जाए तो 26-27 बात होगा। 1 अप्रैल 2026 से जो शुरू होगा, अभी भाई 25-26 है, ठीक है। अब 26-27 होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2026 से। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो लिमिट्स के हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कि अलग अलग जो होता है भाई। देखो आप अगर ज़्यादा लेन देन किया तो उसका अलग नोटिस आएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। और देखिए अगले साल का नो आया, बहुत सारे से कहते हैं कि हमने अगले साल तो बहुत ट्रांजैक्शन किया, हमको नोटिस नहीं आया, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमने पिछला साल 2 साल पहले किया, हमको नोटिस अभी तक नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT, इसका मतलब ये होता है, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह नहीं जा सकता, समझ रहे हो। बट यहाँ पे इनकम टैक्स ने बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दे दी है। अब जिम्मेदारी किसको दिया है? देखिए अगर आप कोई लेन देन कर रहे हो और वहाँ पर आपको पेन नंबर आपसे ले रहा है और लिमिट से ज़्यादा आप कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए बैंक में कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में आप कर रहे हो लेन देन, या शेयर मार्केट में भी कर रहे हो, तो ऐसा मतलब मत समझिएगा सिर्फ बैंक में ही आपको नोटिस आएगा।
अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी ज़्यादा पैसा लिमिट से ज़्यादा पार कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा लोग जमा करते हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे भी हो गया। और क्या इसके अलावा जो है शेयर मार्केट में, ये मत समझिएगा कि शेयर मार्केट हम में पैसा लगा रहे हैं बैंक के शेयर मार्केट से, या तो कोई एप्लीकेशन से हम लगा रहे हैं तो बैंक को पता नहीं चलेगा, समझ पा रहे हो भाई। शेयर मार्केट में लगा रहे हो, क्रिप्टो वाले लगा रहे हो, बहुत सारे गेमिंग वाले, तो गेमिंग तो भाई तो सरकार ने इसको बैन कर दिया, आप लोगों ने देखा ही। जो चीज़ आता है जिस तरीके से, उस क्रिप्टो करेंसी भी सही तरीके से लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है, ये नहीं कहता, बट नुकसान भी होता है। ये सब चीज़ों में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। शेयर मार्केट है तो यहाँ पे भी नुकसान फ़ायदा होता है, समझ पा रहे हो। आपका किस तरह का स्किल है नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है। अभी मार्केट क्या चल रहा है, कल क्या होगा कहना मुश्किल है। ये नहीं करें कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अगर मान लीजिए 10 लोग कमा रहा है तो 8 लोग गवा भी रहा है, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कमाता है, कमाने वाला कमाता है, नुकसान होने वाला का नुकसान भी होता है, इसलिए ध्यान से। और देखिए तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए बहुत लिमिट क्रॉस को हमको नहीं करना है, इस बात को आपको समझना है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ITR फाइल करने वाले होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ITR फाइल करने वाले, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो GST फाइल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो GST फाइल नहीं करते हैं। तो उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब आपको GST नंबर लेना है और कब आपको GST नंबर नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे समझिए, हमें यहाँ पे आपको समझना, आपको सारी जानकारी हम यहाँ आपको देंगे। AIS और TIS के अंदर जो शो करेंगे उसके बारे में भी देखिए। फॉर्म 26AS जो है अब ये 168 आ गया है, ये नया फॉर्म में आ गया है, ये बदल गया है भाई। और इसमें आपको जो है इन्फॉर्मेशन लेगा, सारी चीज़ें बैंक तक ही सीमित नहीं है। ये FD, क्रेडिट कार्ड, आपका म्यूचुअल फंड, बहुत तरह के ट्रांजेक्शन इसमें हम बात करेंगे, समझ पा रहे हो। वीडियो को ध्यान से देखिए, इस तरह का वीडियो आपको चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। साथियों देखिए, सबसे पहले आप कितने अकाउंट रख पाओगे, ये सवाल है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आपको लिमिट तो नहीं बताया गया कि आपका कितना है, बट आपको अकाउंट, आप 2 अकाउंट रखें, 5 रखें, 10 रखें, उससे कोई मतलब नहीं है, समझ पा रहे हो। आप रख सकते हो भाई, सेविंग अकाउंट जितना मर्जी है, करेंट अकाउंट जितना मर्जी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। सरकार को क्या, बैंक को क्या है, अगर मान लीजिए करेंट अकाउंट खुलवा रहे हो 5000 का है तो 5000, दो करेंट अकाउंट खुलाया, दोनों में 55,000 रखना होगा। 10,000 का खुलवाया करेंट अकाउंट, दोनों में 10,000, बैंक को तो फायदा है, वो खोल देगा, उसको क्या है। अब देखिए उसके SMS के चार्ज होंगे, ATM के चार्ज होंगे, बहुत तरह का चार्ज होता है, SMS अलर्ट आपका है ना। तो भाई और क्या हैंडलिंग चार्जेस होते हैं। और यहाँ पे देखिए लेजर फोलियो चार्ज भी करेंट अकाउंट में लगता है, समझ पा रहे हो, बहुत सारा बैंक लेता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे समझना होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन वाले हैं ध्यान इस चीज़ पर नहीं देते हैं, वो जाते हैं करेंट अकाउंट धड़ाधड़ खुला लेते हैं। देखो करेंट अकाउंट खोलने का तरीका भी एक होता है, किस बैंक में आपको खुला रहे हो जहाँ ज़्यादा फायदा है, किस बैंक में खुला रहे हो जहाँ। कुछ ऐसे बैंक है जो करेंट अकाउंट का पर ट्रांजेक्शन चार्ज ले रहा है, लेजर फोलियो चार्ज ले रहा है, पैसा आ रहा है उसमें भी 5 रुपया कट रहा है, पैसा किसी को भेज रहे हो तो उसमें भी 5 रुपया कट रहा है। हमने देखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का करेंट अकाउंट में जब हमने खुलवाया तो मेरा चार्ज कट रहा था, एक पैसा कोई भी भेजा 1 रुपया भी तो 5 रुपया कट रहा है। तो भाई वैसे करेंट अकाउंट मत खुलवाएं। याद रखिए आप लोग को ये चीज़ पता कर लेना है, ब्रांच में जब भी करेंट अकाउंट खुलाने जाएं तो पूछ लें कि भाई कोई पैसा मेरे अकाउंट पर कोई भेजेगा, मेरा दोस्त महिम, तो क्या कोई चार्ज कटेगा, लेजर फोलियो चार्ज की मतलब पर ट्रांजेक्शन का कोई चार्ज कटेगा क्या, 5 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, पूछ लेना है। या पैसा कहीं से किसी को कोई हमको भेज रहा है या हम किसी को भेज रहे हैं तो चार्ज कटेगा कि पता कर लेना, तभी खुलाना करेंट अकाउंट। बहुत सारे ऐसे लोग खुलवा लिए हैं, उसको जानकारी नहीं है, समझ पा रहे हो। तो भाई ये ध्यान रखना है। तो हमने वो करेंट अकाउंट क्लोज करवाया, यूनियन बैंक में नुकसान हो रहा था, समझ पा रहे हो। और भी बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक में है, स्टेट बैंक वगैरह में नहीं चार्ज कट रहा है, देख रहा हूँ ठीक ही सर्विस है। उसी तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो। तो आप रखिए 10 अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उसमें चार्जेस जो लगेंगे वो आपको पे करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे UPI वगैरह चलाओगे, SMS चार्ज लगेगा, OTP वगैरह जो है जाएगा तो उसके लिए तो चार्ज लेगा ही। अब देखिए यहाँ पे है, अब एक गवर्नमेंट का रख लो, एक प्राइवेट का रख लो, समझ रहे हो।
बहुत सारे ऐसे भी लोग करते हैं, एक HDFC में खुला लेते हैं जो प्राइवेट बैंक है, कोई SBI में खुला लिया है, PNB में खुला लिया है, हर तरह का अलग अलग होता है, समझ पा रहे हो। बट यहाँ पे आपको समझने होंगे किस में कम चार्जेस है, वो ध्यान रखना है। हमने SBI में देखा 5,000 का करंट अकाउंट है, 5,000 में आप कर सकते हो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए। ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो 10,000 का 50,000 का करंट अकाउंट है। अगर आपका ज़्यादा बिजनेस में तो 50,000 का खुला लीजिए, 50,000 आपको मेंटेन करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मैनेज कर पाओगे सबसे। अगर आपको इस तरह का कोई डाउट है तो अलग से हम वीडियो बना देंगे कि कौन सा करंट अकाउंट बेस्ट है, किसके लिए क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप बिजनेसमैन हो, नॉर्मल यूज़ करते हो तो 5,000 का खुलवाओ। 5,000 का करंट अकाउंट अगर आपका 5 लाख के अंदर है तो 5,000 का खुलाओ। 5-10 लाख के अंदर, मतलब एक बार में पैसा कोई भेज रहा 5 लाख के अंदर तो महीना में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा यूज हो रहा है तो उसके लिए फिर ज़्यादा 50,000 वाला खुलवाना है, ज़्यादा है तो, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बता दिए। और यहाँ पे आपको और चीज़ जानना होगा, क्योंकि आप खाता मान लीजिए खुलवा लेते हो, अब वहाँ पर आपने पैन नंबर दिया, अपना आधार नंबर दिया, ये सारी चीज़ें देते हो, है ना। बट यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह तो जाता नहीं है, और आपने दिया, लेकिन पैन जो है, पैन नंबर से उसको पता चल जाता है, समझ पा रहे हो। आज देखिए, आज की डेट में मान के चलिए अभी कितना आबादी हो चुका है, 100 करोड़ पार कर चुका है, 150 करोड़ मान के चलिए, एक एग्जैक्ट डाटा बता रहे हैं, लगभग अबाउट समथिंग 150 करोड़ संख्या हमारा देश का हो चुका है, समझ पा रहे हो। मतलब क्या हो गया, 1 अरब 50 करोड़ हमारे देश की भी आबादी है, पॉपुलेशन है। और इसमें जो है भाई आप देख सकते हो, आप यहाँ पे मिला करके देखें तो भाई 300 करोड़ अगर मान लीजिए अकाउंट हो गया इंडिया के अंदर, तो कैसे पता लगेगा, समझ पा रहे हो। तो उसके लिए तो यहाँ पे एक एक चीज़ को तो ट्रैक नहीं करेगा, उसके लिए कोई ना कोई तरीका अपनाएगा। इसलिए आप लोगों को बता रहे, कुछ लोग ज़्यादा जो है अकाउंट यूज़ करते हैं, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में खुला लिया, कोई अलग अलग, तो उतना ट्रैक कर पाएगा। बहुत सारे लोगों का 5-5 अकाउंट होता है, किसी का 10 अकाउंट होता है ना। तो यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स वाले ध्यान तो नहीं दे पाएंगे, बट उसके लिए एक लिमिट लगाया उन्होंने, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको लिमिट क्रॉस करोगे पकड़े जाओगे, इस बात को ध्यान रखो। अभी नहीं पकड़ा, 1 साल नहीं पकड़ा, 2 साल नहीं पकड़ाया, 3 साल नहीं पकड़ाया, चौथा साल पकड़ा जाओगे। और जितना का पैसा जो है इधर उधर किए हो सारा भर दोगे भाई। अचानक से आपके खाते से 2 लाख 3 लाख 50,000 1 लाख कट जाएगा, समझ पा रहे हो। जो ITR में जो आपने होशियारी किया, ITR में जो आपने पैसा बचवाया, वो सारा पैसा भर दोगे। बहुत सारे से लोग GST नंबर नहीं लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे लिमिट है, आपको GST नंबर का भी कुछ नियम है जो हम आपको वीडियो में बार बार बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, समझ पा रहे। देखिए यहाँ पे समझिए, आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे से लोग हैं जिसको पता नहीं है, आपको यहाँ पर हम एक चीज़ बताते हैं। GST नंबर का जो रूल है वो आपको फॉलो करना है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे से लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, समझ रहे। तो काला बाजारी आपको नहीं चलेगा, याद रखिएगा। काला बाजारी करोगे पकड़े जाओगे भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग खुद सोचिए, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा। बैंक अकाउंट में मान लीजिए आपने पैसा भर के एक लिमिट, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश लिमिट रखी गई है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए जानना चाहते हो कि UPI की लिमिट क्या होगा, बहुत सारे से लोग हैं जो जानना चाहते हैं। तो UPI आज की तारीख में जो है रिपोर्टेबल नहीं है, मतलब उसको अगर कोई 5 लाख 10 लाख का ट्रांजेक्शन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 10 लाख से ज़्यादा एक बार में अगर किए तो भाई आपको दिक्कत हो सकती, एक बार में कराएं या टुकड़ों टुकड़ों में कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, लोन में, सैलरी में, के सभी में मिला करके ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है, समझ पा रहे हो। उनके पास पहुंच जाता है कि आपको क्या करना। पैन कार्ड रिक्वायर है, 5 लाख डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर चाहिए, समझ रहे हो। 5 लाख से ज़्यादा करते हो तो ठीक है। बट आपको आधार कार्ड की ट्रांजेक्शन हो जाएगी, पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक है, उसमें पकड़े जाओगे। और क्या, पहले क्या होता था कि 10 लाख का ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करोगे तो पहले आपको क्या होता था कि 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट की तो आपने से पैन कार्ड मांगा जाता था या नहीं। अब क्या है, उस लिमिट को 10 लाख कर दिया गया है। मतलब कि अब 10 लाख की रिपोर्टिंग कर दी गई है। कैश जमा करोगे या निकालोगे, 5 लाख तक की कैश डिपॉजिट जमा करोगे तो आपको पैन नंबर नहीं देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। अब क्या है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जैसे 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से आपका साल स्टार्ट होगा, नया फाइनेंशियल ईयर, और ये चलेगा 31 मार्च 2027 तक। अगर आप मान लीजिए 10 लाख से ज़्यादा अगर कैश जमा कर देते हो इस फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे लिमिट क्रॉस होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे,
समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बार के अंदर अगर 2 लाख से कम रखने की कोशिश करें। कोई भी पैसा अगर आप निकाल रहे हो कैश में एटीएम से या ब्रांच से विजिट करके या चेकबुक भर के, तो 2 लाख से कम ही निकालें, याद रखिएगा। समझ पा रहे हो। या जमा भी कर रहे हो तो 2 लाख से कम ही जमा, टुकड़ों में करें। एक बार में ये आज किया 2 लाख, कल कीजिए 2 लाख। समझ पा रहे हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक दिन में आप 2 लाख से ज़्यादा कैश मत निकालें। चाहे आप एटीएम से निकाल रहे हो, चाहे आप चेकबुक से निकाल रहे हो, चाहे आप ब्रांच विजिट करके निकाल रहे हो, किसी भी तरीका से पैसे को निकाल रहे हो या जमा कर रहे हो, दोनों पर यह लागू होता है। चाहे वो डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे वो आप विड्रॉल कर रहे हो। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, करेंट अकाउंट यूज़ करते हैं। और वो क्या करते हैं, लिमिट क्रॉस कर देते हैं। 10 लाख की जगह 50 लाख कर दिया। भाई बहुत सारे से लोग हैं। मेरा एक भाई है, वो उसका तो सुनते थे 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया। उसको कितना बार हम कहें कि भाई आप ITR फाइल करो, डर से CSP नहीं चलाता है, उसको जानकारी नहीं है, बार बार बोलते भरोसा ही नहीं होता है। देखो भाई, करेंट अकाउंट खुलवाओ, 2 करेंट अकाउंट। अगर आप CSP चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, CSP चला रहे हो चलाओ, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसमें क्या करना है, करेंट अकाउंट खुलवा लेना है। सेविंग अकाउंट पर ट्रांजेक्शन नहीं करना है। अब क्या है कि करेंट अकाउंट में से ही 50 लाख आपको मिल गया। आप बोलोगे सर मेरा तो 2 लाख 3 लाख का है साल भर का, तो 2 करेंट अकाउंट खुलवा लो। अब उसमें क्या करो, 2-3 करेंट अकाउंट अलग अलग बैंक में खुलवा लो। अब उसका क्या करो, ITR फाइल CA से करवाओ। समझ पा रहे हो। जैसे इस करेंट अकाउंट में मान लीजिए 2 करोड़ हो गया, उस करेंट अकाउंट में 2 करोड़ हो गया, तीसरा में 2 करोड़ हो गया, 6 करोड़ हो गया। तो 6 करोड़ हम ट्रांजेक्शन किए, 6 करोड़ कमा थोड़ी गए हम, ट्रांजेक्शन किए, कस्टमर का पैसा निकाले भाई। उसके बाद क्या हुआ कि 6 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो, उसमें रेंट हो गया, स्टाफ रखे हैं, बिजली बिल हो गया, AC चल रहा है, खाना पीना कहाँ आ रहा है, हवा में उड़ के आ रहा है, वो सब भी खर्चा तो लगता है। CA जब फाइल करेगा, फिर दुकान पर जा रहे हैं, पेट्रोल चल रहा है, आने जाने का खर्च, कितना खर्चा, दुनिया भर का खर्चा है, सारा CA उसमें दर्शाएगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या होगा, वो जो आपका होगा, जो आपका इनकम होगा, मान लीजिए हमने 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया सपोज के लिए, तो क्या 5 करोड़ हमारा इनकम हो गया? नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। आपको उसमें 6% का प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें रूल है, नियम है, ठीक है ना, तो 6% का प्रॉफिट दिखाना होता है। फिर उसमें के अंदर भी नियम है, वो CA आपको बताएगा, उसको बेहतर पता होता है। तो उनसे जब ITR फाइल करवाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप करो ना 3 करोड़ का 5 करोड़ करो, लेकिन आप तरीके से करो। 2-3 बैंक अकाउंट में करेंट अकाउंट खुलवा लो और ITR जब साल में एक बार फाइल कर दो तीनों अकाउंट का, बस कोई दिक्कत नहीं है। CA कर देगा, लेगा तो 3000 रुपया। और क्या, आप तो निश्चित होकर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पैसे को तो भाई कमा रहे हो। एक ITR आपका खाता ब्लॉक नहीं होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें समझना होगा। ऐसा नहीं कि हम CSP चला लें, रोज़ सर हम 1 लाख निकाल रहे हैं तो हमारा कितना हो गया, रोज़ 1 लाख निकाल रहे हैं तो महीने का 30 लाख हो गया। तो महीने का 30 लाख हो गया तो 12 महीने होता है, 12×3 = 36, यानी 3 करोड़ 3.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया, है ना। यहाँ पे ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम अब क्या करें। हम नॉर्मल CSP चलाते हैं, हमारा जो है नॉर्मल ID है, हम चला रहे हैं, तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 करेंट अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, 1 करोड़ का हो जाएगा। 3 या 4 खुला लो, जैसे एक स्टेट बैंक में खुला लो, एक जो है आप यूको में खुला लो, एक आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला लो, समझ रहे हो, और एक कैनरा बैंक में खुला लो, PNB में खुला लो। अलग अलग 3-4 अकाउंट खुलावा लो, ठीक है। अगर आपका 3 से 4 करोड़ का है ट्रांजेक्शन तो, और CA से क्या करो, उससे फाइल करवा दो। 1-2 करोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रहेगा 3-4 अकाउंट। अब उस कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका खाता ब्लॉक होगा, नहीं आपको कोई इनकम टैक्स का छापा लगेगा, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। आराम से आप बिजनेस कर पाओगे, आराम से आप जो है अपना, क्योंकि आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके चक्कर में लोग क्या कर रहा है कि नहीं भाई हम अपना मेरा खाता में ट्रांजेक्शन ना हो, तो खाता में ट्रांजेक्शन ना हो तो फिर आप बिजनेस कैसे करोगे, पैसा कैसे कमाओगे। तब तो दुकान वाला जो कपड़ा शॉप है, जो मॉल वाला है, जो ले रहा है QR पर पैसा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो। अगर मान लीजिए 2-4 हज़ार रुपया CA को साल में हम दे रहे हैं, वो हमारा ITR फाइल कर दे रहा है और हम कमा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, टेंशन फ्री होकर कमा रहे हैं। अपना अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा तो क्या दिक्कत है भाई, ITR फाइल करेंगे, प्रॉपर ITR फाइल होगा। समझ पा रहे हो, ये तरीका होता है। समझ रहे हो, क्लियर समझ में आ गई बात। आप देखिए यहाँ पे
यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना होगा। बट देखो जीएसटी नंबर कब लिया जाता है, जीएसटी नंबर आपका उसमें कुछ नियम होता है, जैसे कि आपको जीएसटी का पैसा मिलता है, इसमें आपको जीएसटी का पैसा तो मिल नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो। जैसे देखिए दुकान वाला क्या करता है, जैसे कोई कपड़ा व्यापारी है या कोई सामान बेच रहा है किसी भी तरह का, तो उसको जीएसटी का अलग से पैसा उसको मिल जाता है पहले ही, तो वो जीएसटी देता है 8%, 18%, 12%, जो भी जीएसटी है उस हिसाब से वो पेमेंट करता है। जहाँ पे जीएसटी मिलता ही नहीं तो जीएसटी नंबर क्यों लेगा वो। आप समझ में आ गया। जीएसटी नंबर सभी को लेने का नहीं है, उसका कुछ नियम है, उस नियम के अनुकूल होता है, और खासकर सीएसपी वाले को जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गया, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे है कि मैं कुछ भी मर्जी करूं लेकिन आपका यहाँ पे टैक्स कट जाएगा, तो देखिए जो भी टीडीएस होता है, आपने पिछले 3 साल की आईटीआर अगर नहीं भरी और उसका टाइम निकल गया, आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखिए 20 लाख तक अगर आपने मान लीजिए 10 लाख की लिमिट आपने बता दी, सूचना इनकम टैक्स को जानी है, अगर आप 20 लाख से ज़्यादा निकालते हो तो उस पर वाली जो है 2% का टीडीएस आपका कटेगा 1 करोड़ तक। 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक आपका 2%, और 1 करोड़ से ऊपर होगा तो 5% टीडीएस आपका काटा जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इसको लेकर के एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए 3 साल का अगर आईटीआर आपने नहीं भरा, आईटीआर नहीं बढ़ोगे तो भी टीडीएस कटेगा। समझ पा रहे हो। तो इसलिए इस पर ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको मान 30 लाख का नगद निकाल लिया आपने, तो यहाँ पे 20 लाख तक तो कोई टीडीएस आपका नहीं कटा, क्योंकि 20 लाख तक आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब 10 लाख के ऊपर का जो 2% का टीडीएस है वो कट जाएगा। समझ पा रहे हो। इसलिए यहाँ कटा हुआ टीडीएस आपको एक ही पैन कार्ड में जो है आपका शो हो जाएगा ऑनलाइन, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सीए जो आपके होंगे वो सीए से बात करेंगे, और वो आईटीआर में क्या देखेंगे कि आपने कैसे, आपने 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर आप लोगों ने 5% का आपका टीडीएस कटेगा। समझ रहे हो। इसलिए पिछले 3 साल की आईटीआर अगर आपने भरी है तो 1 करोड़ का कोई भी टीडीएस आपका नहीं कटेगा। समझ पा रहे हो। तो कितना फायदा है, टीडीएस से बचोगे, आईटीआर फाइल करना आपका ही फायदा है। समझ रहे हो। और 1 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट पर अगर कटेगा तो भाई आपको 1 करोड़ 1 लाख निकला तो सारे का सारा कट जाएगा। समझ रहे हो। आपको यहाँ पे उसके ऊपर सिर्फ 2% का टीडीएस कटता है। पिछले 3 साल की अगर आईटीआर भरते हो, आजकल तो समय बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर या ड्राफ्ट बनवाते हो तो 10 लाख से ज़्यादा अगर आप करवाते हो तो इनकम टैक्स को चली जाती है। याद रखिएगा, 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट पर पैसा जमा करते हो कैश में तो इनकम टैक्स को, एफडी करते हो तो इनकम टैक्स चला जाता है कैश में, या आप किसी भी तरह का डिमांड ड्राफ्ट भी 10 लाख से ज़्यादा करते हो तो इनकम टैक्स को सूचना चली जाती है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। समझ रहे हो ना। और देखिए यहाँ पे बिना पैन कार्ड का 5 लाख के ऊपर अगर आप करोगे तो इनकम टैक्स को जो है यहाँ पे चला जाएगा। आरडी, एफडी, आरडी जो भी करोगे, 10 लाख से ज़्यादा करोगे तो उसमें भी चली जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आप समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो। हर चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया, जैसे रियल एस्टेट हो गया, आपके आस पड़ोस में घर दुकान जो है अपलोड पर जो है बहुत सारे लोग, तो 5 साल या 2 साल पहले क्या था, आज क्या था। देखिए हर चीज़ चेंज होता है। पहले कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हो तो 30 लाख से ज़्यादा की रजिस्ट्री होती है। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का कोई दुकान है या मकान खरीदी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री 25 लाख की है सपोज के लिए, तो अब इनकम टैक्स को पहले 30 लाख से ऊपर पर जाती है तो इसकी लिमिट को 45 लाख कर दिया गया है। मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, अब 45 लाख हो चुका है। और यहाँ पे फाइनेंशियल के अंदर एक रजिस्टर के अंदर अगर आप 45 लाख से ज़्यादा लेन देन करते हो, प्रॉपर्टी या खरीदते हो, तो सूचना चली जाएगी। 45 लाख के अंदर आप नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक अच्छा चीज़ हुआ है। लेकिन 20 लाख से ऊपर अब आपको पैन कार्ड जो है यहाँ पर जो है कम रजिस्ट्री पर पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। हालांकि आपसे मांग सकते हैं, लेकिन अपने स्टाम्प पेपर पर अगर परचेज किया है तो यहाँ पे अब लिमिट बढ़ा दिया गया है। और देखिए अगर आपके पास मान लीजिए पेन है तो 2 लाख जो है पेन, अगर नहीं है तो 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट आपकी जो है स्टाम्प पेपर आपने अगर ख़रीदा तो रिपोर्ट चली जाएगी। याद रखिएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम किसी भी तरह का कोई बीमा यहाँ पे नई रिपोर्टिंग है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। जैसे देखिए कोई 10 लाख से ज़्यादा का अपना कोई इंश्योरेंस ले लिया, कोई प्लान ले लिया है ना, तो आपने जो है यहाँ पे लगाया तो बिना पैन कार्ड के आपका 5 लाख है, अगर पैन कार्ड दिए हो तो 10 लाख है।
ठीक है। 10 लाख से ऊपर लोगे तो फिर इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस करवाओगे बिना पैन कार्ड के तो यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करके अगर दिया जाने वाला है तो सैलरी, जॉब, साथ में शेयर मार्केट अपना किस्मत आजमाते हो तो बहुत तरह के काम आपको आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, डिविडेंड हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बिना कोई भी काम अगर नहीं करते तो आपके खाते फर्म में AIS और TIS जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, समझ रहे हो। और क्या लिमिट जो है 10 लाख के शेयर की कंपनी की है, लेकिन सिंगल शेयर में आप खरीदोगे, बेचोगे, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करोगे तो शो हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना, AIS और TIS के अंदर। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको एक एक चीज़ ये वीडियो में हमने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत आपको टैक्स विभाग अब बैंकिंग और वित्तीय गतिविधि पहले से अधिक पैनी नज़र रख रहा है। और क्या सरकार का मुख्य उद्देश्य बड़े लेन देन और कैश ट्रांजैक्शन को कम करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और टैक्स विभाग को बैंकों द्वारा उन खातों की जानकारी दी जाती है जिनमें एक निश्चित सीमा से अधिक जमा की जाती है, समझ रहे हो। तो भाई आपको यहाँ पर समझ में आ गया। सेविंग अकाउंट का हमने बताया, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक जमा करते हो, चाहे एक बार में करो चाहे आप कई बार में करो, बैंक इसकी सूचना विभाग को दे ही देता है। ये मत समझना बैंक जो है आपका हितैषी है, समझ पा रहे हो। और क्या करेंट अकाउंट में क्या है कि चालू खातों के लिए सीमा 50 लाख है। 50 लाख तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर करेंट अकाउंट है आपका, ठीक है। तो उससे ज़्यादा करोगे तो ही जाएगा, अगर ITR फाइल करोगे तो नहीं जाएगा। सेविंग अकाउंट भी करोगे, ITR फाइल, करेंट अकाउंट, लेकिन हम यही कहेंगे ज़्यादा लेन देन कर रहे हो तो सेविंग अकाउंट मत करो, करेंट अकाउंट लो, इंडिविजुअल लो। अगर GST आप नहीं बनवाना चाह रहे हो तो इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाओ और उसमें ITR फाइल करो। किसी का मान लीजिए 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, ठीक है। 2 करेंट अकाउंट खुलवा लो, ज़्यादा लेन देन हो रहा है तो अलग बैंक में, है ना। इस तरीक़ा से 3 खुलवा लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग यूज़ करो, अलग अलग ITR फाइल एक बार ही से ये तीनों का कर देगा, ठीक है, बस काम खत्म। इस तरीके से। और देखो सेक्शन 194N के तहत बहुत बड़ी नगद निकासी पर TDS का प्रावधान है, याद रखिएगा, ये 194N के तहत है। अगर आपने पिछले 3 साल से ITR भरा है, मान लीजिए 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर 2% का TDS कटेगा। मतलब अगर आपने ITR नहीं भरा तो 20 लाख से अधिक पर 2% कटने लगेगा, याद रखिएगा। और 1 करोड़ से अधिक पर अगर नहीं भरा तो 5% कटेगा और TDS काट लिया जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड के बिल की भुगतान भी रडार पर है, याद रखिएगा। हम क्रेडिट कार्ड चलाते हैं भाई, तो उस पर देखो, अगर नगद भुगतान आप बैंक में जाके जमा कर रहे हो, कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हो, यदि आप 1 लाख से अधिक का क्रेडिट कार्ड का बिल नगद कैश में चुकाते हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। 1 लाख के अंदर ही करना है, ऊपर नहीं जाना, कैश में कर रहे हो तब। बट अगर मान लीजिए यदि आप 1 साल में क्रेडिट कार्ड का कुल भुगतान 10 लाख से अधिक अगर करते हो तो भाई आपको जो है इन्फॉर्मेशन चला जाएगा इनकम टैक्स में, आपको नोटिस आ सकता है, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको क्रॉस नहीं करना है, समझ पा रहे हो। अलग अलग 2 क्रेडिट कार्ड रखिए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्रेडिट कार्ड पर नहीं करना है। अब देखिए प्रॉपर्टी में जो हम बता रहे थे, 30 लाख से या उससे अधिक अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री की जानकारी रजिस्टर द्वारा टैक्स विभाग को दी जाती है, तो इसमें समझिएगा। और शेयर, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर, ये सारी चीज़ें, जैसे इनमें 10 लाख से अधिक की निवेश की जानकारी सीधे विभाग के पास पहुंच जाती है। तो 10 लाख से कम ही शेयर मार्केट में पैसा लगाएं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट, FD वगैरह में, इसमें तो आपको पता ही है कि 1 साल में 10 लाख से की ज़्यादा की नई FD, यानी कि रिन्यूअल को छोड़ करके बात कर रहा हूँ, नई FD की यहाँ पे रिपोर्टिंग अनिवार्य है। तो 10 लाख से कम का ही FD 1 साल के अंदर कराएं, कैश में अगर कराना चाह रहे हैं तो। और देखो इनकम टैक्स के अनुसार क्या है, आप किसी भी व्यक्ति से एक दिन में या एक ही घटना, जैसे कि शादी का खर्च हो गया, उसमें 2 लाख या उससे अधिक की राशि नगद प्राप्त नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो। नगद कैश किसी को 2 लाख से ज़्यादा मत दो, किसी से 2 लाख ज़्यादा मत लो, ऑनलाइन पेमेंट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख करो, 10 लाख करो, है ना। तो ऐसा करने पर आपको 100% पेनल्टी देना पड़ सकता है, पकड़े जाओगे तो। ये AIS फॉर्म आप जो है 26ES चेक करें, मतलब अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर एनुअल इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करें, समझ रहे हो। और ITR में सुनिश्चित करें अपने ITR जो दिखा रहे हो वो आपके निफ्स में मेल खाता है या नहीं खाता है, समझ पा रहे हो। तो इसलिए इसी को लेकर के आज का वीडियो में हमने आपको बताया है किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका नज़र जो है आपके खाते पे रहता है, आपके ट्रांजैक्शन पे रहता है, समझ रहे हो। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएं A to Z। तो आप लोग, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, खाता होल्ड होता है, हो गया खाता क्यों होल्ड होता है, आप ज़्यादा लेन देन कर रहे हो। खास करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बहुत सारे लोगों का खाता जो है होल्ड किया है ये कारण से। अब जब पूछोगे कहेगा फ्रॉड का पैसा आया, कोई फ्रॉड व्रॉड का पैसा नहीं रहता है, समझ रहे हो।
ऐसे भी खाता ज़्यादा वो होल्ड कर देता है, फिर आप वो पैसा निकाल नहीं पाते हो। तो देखो इसको लेकर के भी सरकार ने नियम बनाया, इंडिया पोस्ट मनमानी नहीं कर सकता है। आप ब्रांच पे जाइए, लिखिए, अगर नहीं कर रहा है आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए। आरबीआई से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जो है साइबर क्राइम में जाइए, आप उसको पूछिए कौन ट्रांजैक्शन, वहाँ जाके पता कीजिए, नहीं तो कोर्ट में केस कीजिए भाई कि मेरा खाता ये बिना मतलब का होल्ड करके रखा है। समझ पा रहे हो, ये तरीका है। तो पहले आरबीआई में पहले बैंक के हेल्पलाइन पर कंप्लेन करें, वहाँ से नहीं हो पा रहा है, कस्टमर केयर से नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर अधिकारी जो जोनल रीजनल मैनेजर नहीं हो पा रहा है, तो आरबीआई में कंप्लेन करें। 1 महीना के बाद आरबीआई से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें, आप लास्ट में हार फार के आप कोर्ट का रास्ता खटखटाएं, यहाँ पर कहीं मेरा खाता फालतू में ये होल्ड करके रखा है, इतना पैसा मेरा पड़ा हुआ है। बस बहुत सारा ऐसे लोगों का जो हमारे पास फ़ोन आया, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इंडिया बहुत सारा बैंक, सिर्फ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा बैंक ने बहुत सारे लोगों का खाता ऐसे ही बिना मतलब का, उसका नियम है, खाता आपने होल्ड किया, मान लीजिए फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है तो भाई उसका नियम है, पता कीजिए कौन ट्रांजेक्शन कब था, क्या था, नहीं था, है ना, तो था तो इसका गलती है या नहीं है, इसका खाता जो अमाउंट आया है, मान लीजिए हमारे खाते पे 5000 आया है तो 5000 अमाउंट को आप लॉक कीजिए। मेरा पूरा खाता को लॉक करने वाले आप कौन होते हैं? मान लीजिए मेरा खाता पर 2 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, तो आप कौन होते हैं लॉक करने वाले? अगर मान लीजिए गलती से 2000 1000 कोई भेज दिया, कोई भी मेरे खाते में आ गया, अगर मान लीजिए वो सही में फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, तो भाई वो 2000 अमाउंट को ब्लॉक कीजिए ना। 2000 अमाउंट हम नहीं निकाल सकते, बाकी पैसा हम निकालें, हम खाता का लेन देन करें, ये आप कौन होते हैं रोकने वाले? बताओ ये गलत है या नहीं गलत है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, किसी के खाते में 50,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 100 रुपया कोई भेज दिया, 200 रुपया फ्रॉड अमाउंट, और उसका खाता को जो है लॉक कर दिया। मतलब वो नहीं लेन देन कर सकता, ना पैसा निकाल सकता, नहीं जमा कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा हुआ है भाई बहुत सारे लोगों का। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ सरकार को इस पर सख्त से सख्त नियम बनाना चाहिए कि ऐसे खाते को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ अमाउंट को ब्लॉक करना चाहिए। जो अमाउंट आया है 100 रुपया मेरा ब्लॉक कर दो, तुम 1000 रुपया ब्लॉक कर दो तुम, हमारा उतना पैसा नहीं निकलेगा, बाकी पैसा निकलेगा अनक्लियर बैलेंस में डाल दो, है ना। समझ पा रहे हो ये चीज़ें, या उतना मेहनत कर दो भाई, लेकिन मेरा पूरा खाता ब्लॉक करने वाले आप कौन होते हो, इस चीज़ को समझिए। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, इनकम टैक्स जो नया आया है इसके अंदर उसको पता नहीं यार 1 अप्रैल 2026 से ये नया नियम लागू होने जा रहा है, पुराना इनकम टैक्स रूल खत्म हो रहा है और बहुत सारे फॉर्म को चेंज कर दिया गया। फॉर्म 15G 15H बदल गया है, वो हो गया है अब 1-to-1 फॉर्म, बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। फॉर्म जो है 26AS बदल गया, वो 168 हो गया है, इतने बहुत तरीके से बदलाव हो गया है। नॉमिनी भी चेंज हो चुका है, पहले 1 नॉमिनी अब ऐड कर सकते थे, अब 4 नॉमिनी ऐड कर पाओगे। एफडी के नियम में, शेयर मार्केट के, और कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके नियम में भी बदलाव हो गया है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बदलाव हो चुका है, आप लोग बताइए, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए। समझ रहे हो, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।